Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, कल की वीडियो में हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में आप लोगों को बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे कि किन किन कारणों से किसी शख्स के अंदर होता है। आज की इस वीडियो में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में ही आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 4 मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो किस किस तरीक़े से किसी को फ़ील होता है, कैसे मालूम देता है कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। वो 4 तरीक़े हैं जिस तरीक़े से किसी शख्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन फ़ील होता है। तो वो चारों चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और आपके अंदर ये बीमारियां हैं तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा और किस तरीके से इसका इलाज आप करेंगे, है ना। अब जाहिर सी बात है, आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो अब जाहिर सी बात है डायरेक्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा ना आपको। जिस वजह से आपको बीमारी हो रही है, यानी कि जिस बीमारी की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, या अगर वो क्यूरेबल डिजीज़ है तो उसको क्योर करने के लिए कोशिश की जाएगी। तो ऑटोमेटिक जो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो भी क्योर हो जाएगा। ये इस तरीके से इलाज किया जाता है अगर परमानेंट क्योर चाहिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। तो बाकी टेम्परेरी बेसिस के लिए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए मेडिसिन दी जाती हैं कि आपको इरेक्शन अचीव होने लगे, तो वो सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ही इरेक्शन अचीव होता है और जब तक आप ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक ही आपको फ़ायदा होता है। जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ते हैं, मेडिसिन लेना बंद करते हैं, फ़ौरन ही पहले जैसे ही कंडीशन आपकी हो जाया करती है। तो ये जो अवेयरनेस हम आप लोगों के अंदर ला रहे हैं, जो हम एक ये मैसेजेस आपको देते हैं वीडियोस की शक्ल में, इसका मकसद यही होता है कि आप बीमारियों की जो असल कंडीशन है उसको समझें और इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसूल इलाज जो होता है, उसको समझने की कोशिश करें और ये जानें कि इसका इलाज किस तरीके से होता है। हमारे अभी भी मोर देन 50% पेशेंट ऐसे हैं जो सब्र नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मैंने ट्रीटमेंट लिया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए और डॉक्टर साहब पता नहीं क्या क्या इलाज दे रहे हैं, हमको तो उतना फ़ायदा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है, फ़ायदा तो ज़रूर होता है लेकिन वो थोड़ा ना के बराबर होता है। वजह क्या है कि कहीं से आप जब मेडिसिन लेते हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए तो वो डायरेक्टली आपको इरेक्शन के लिए मेडिसिन देते हैं, बट ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम ये आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली हम इरेक्शन के लिए मेडिसिन दे देंगे आपको तो इरेक्शन आज ही की डेट से आपको आने लगेगा, बट उस इरेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब कि ये मेडिसिन आप जब तक खाएंगे तब तक ही आपको इरेक्शन आएगा, यानी कि ये मेडिसिन से ही सिर्फ आपको इरेक्शन आ रहा है, तो इस इरेक्शन से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए जो अंडरलाइन जो कॉजेज़ होते हैं बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे यहाँ अगर आप विज़िट कर रहे हैं या अगर हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाए और आपको ये बताने की कोशिश की जाए, समझाने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका क्योर होगा और ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म होगी। तो बाकी हम शुरू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि 4 मेन सिम्टम्स क्या हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। तो सबसे पहले जो परेशानी लोगों के अंदर आनी शुरू होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, वो इस तरीके से होती है कि कभी कभी इरेक्शन आना बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हर टाइम तो इरेक्शन उनको ठीक ठाक आ रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं, लेकिन कभी वो अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने चलते हैं तो अचानक उनको कभी कभी ये परेशानी आती है कि उनको इरेक्शन आता नहीं है, तो वो इसको इग्नोर करते रहते हैं। देखिए, ये सबसे पहला पड़ाव होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। जब आपकी बॉडी में ये आने लगता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, इसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब ये सिचुएशन आपके अंदर आए कि कभी कभी इरेक्शन होना बंद हो जाए तो फ़ौरन उसके लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें, ताकि इस वक्त जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको हो रहा है ये बहुत ईजिली क्योरेबल होता है, बहुत आसानी के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब परेशानी बहुत ज़्यादा आगे चल करके बढ़ जाती हैं, अभी हम बताएंगे और भी तरीक़े हैं इसके कि किस तरीके से परेशानियाँ बढ़ती हैं, तो फिर उस सिचुएशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करना और उसको क्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक तो ये कि कभी कभी इरेक्शन आना बंद हो जाता है। इरेक्शन वैसे आएगा, कभी आ जाएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इरेक्शन आना उनका बंद हो जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान। दूसरा ये होता है कि जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने चलते हैं तो इरेक्शन आता ही नहीं,
ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वैसे तो इरेक्शन आ जाता है, लेकिन जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने चलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनको इरेक्शन नहीं आता है। नो इरेक्शन वाइल, जब वो ट्राई करते हैं इंटरकोर्स करने के लिए तब उस टाइम पे उनको इरेक्शन आना बंद हो जाता है। तीसरा मेन सिम्टम इसका ये होता है कि जब इरेक्शन कभी कभी क्या है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने चलते हैं तो इरेक्शन आ जाता है, मेंटेन रहता है, हार्ड रहता है, लेकिन वो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने लगते हैं तो अचानक से वो इरेक्शन उनका सबसाइड हो जाता है, इरेक्शन रुकता नहीं है, सस्टेन नहीं रहता है, मेंटेन नहीं रहता है। ये परेशानी आती है तीसरी। और चौथी परेशानी ये है कि इरेक्शन आ गया है लेकिन अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो बहुत ही हार्ड स्टिमुलेशन चाहिए होता है इरेक्शन को बाकी रखने के लिए। बिल्कुल उनको मुलव्विस होना पड़ता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तब जाकर के उनका इरेक्शन रुकता है, अदरवाइज उनका इरेक्शन जो है वो रुकता नहीं है, वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा वो मुलव्विस होते हैं इस वर्क में, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनके अंदर एक दूसरा मर्ज डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसको शीघ्रपतन या सुराते इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ये 4 सिम्टम जो हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरीके से लोगों के अंदर इरेक्शन आना शुरू होता है। कुछ मेडिकल कंडीशन हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, हम वो भी आपको बता दें कि आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर इस तरह की बीमारियां आपके अंदर हैं, जो डिजीजेज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये बीमारियां आपके अंदर हैं तो डायरेक्टली कभी भी आप इरेक्शन के लिए मेडिसिन मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। इन बीमारियों को या तो कंट्रोल रखने की कोशिश करिए या फिर इन बीमारियों का अगर कोई इलाज है तो उन इलाज को हासिल करिए, ऑटोमेटिक आपका इरेक्शन सही हो जाएगा। इरेक्शन के लिए डायरेक्टली मेडिसिन हर जगह नहीं ली जाती है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखें। टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, ओनाफिल, है ना, वैग्रा और मैनफोर्स और दुनिया भर के यूनानी के गोली वाजिद अली शाह, नवाब अली शाह और इस तरह के हुमायूनी, हब्बे हुमायूनी, बहुत इस तरीके के जो बादशाहों के नेम हैं, उनके नेम पर इस तरह की जो मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, प्लीज़ आप उन सब मेडिसिन से लेने से बचें। इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो प्लीज़ आप इस तरीके की जो मेडिसिन होती हैं इनको टेम्परेरी बेसिस पर लेने से बिल्कुल अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये मेडिसिन जो होती हैं आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं। इस वजह से आप इन मेडिसिन को लेने से बचें। तो बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जिन लोगों में ब्लड शुगर का इशू होता है ना, तो उन लोगों में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो अब जाहिर सी बात है डायबिटीज़ मेलाइटिस एक मतलब जिन लोगों को हो जाता है तो बहुत आसानी से इतनी जल्दी वो क्योर नहीं होता है। वो आप जैसा लाइफ स्टाइल है आपका, अगर उसको सही से मेंटेन कर लेते हैं और जो परहेज़ वगैरह हैं वो सही से कर लेते हैं, मेडिसिन प्रॉपर्ली आप लेते हैं, तो ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है आपका ये कंट्रोल रहता है। तो कोशिश ये करिए कि डायबिटीज़ मेलाइटिस को आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो अगर आप उस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो आपके जो डॉक्टर्स हैं इस पर्पज़ के लिए, है ना, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए इसके बारे में कि जब से हम ये मेडिसिन ले रहे हैं हमें इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मेडिसिन में कुछ चेंजेस कर देंगे, बस आपको इरेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होने लगेगा। दूसरी बीमारी आजकल बहुत कॉमन है जिसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, है ना, जो ब्लड प्रेशर है लोगों का वो बढ़ जाता है। ये हाइपरटेंशन की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर हाइपरटेंशन में आप मुब्तला हैं तो भी आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए डायरेक्टली आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, हाँ कोशिश ये करना है कि जो आपका हाइपरटेंशन है वो नॉर्मल हो जाए, हाइपरटेंशन आपका ख़त्म हो जाए और ब्लड प्रेशर जो है आपका वो नॉर्मल रेंज में आ जाए, इसके लिए कोशिश करनी है। ऑटोमेटिक आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो ठीक होने लगेगा। हाइपरलिपिडीमिया आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। यही नहीं कि सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इसके अलावा और भी मल्टीपल इश्यूज़ आपकी बॉडी में होते हैं हाइपरलिपिडीमिया की वजह से। तो फिर आप हाइपरलिपिडीमिया को आसानी से क्योर कर सकते हैं, इसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है, बट हमारे यहाँ डायरेक्टली मेडिसिन नहीं दी जाती हैं हाइपरलिपिडीमिया के लिए, एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, हर्बल मेडिसिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खाने पीने में परहेज़ आपको जो कराया जाता है उसी के थ्रू हाइपरलिपिडीमिया आपका ठीक हो जाया करता है। तो हाइपरलिपिडीमिया
एनीमिया अगर है तो डायरेक्टली अटोरवास है ना, अटोरवास्टेटिन, रोजुवेस्टेटिन, इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो आपको नहीं लेनी है, उनसे आपको बचना है। डायरेक्टली मेडिसिन की तरफ मत जाइए, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन आप लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में दूसरे हार्मफुल इफेक्ट ज़रूर डालती हैं। तो इस वजह से एलोपैथ मेडिसिन से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। अननेसेसरी फ़ौरन ही आप मेडिसिन की तरफ ना जाया करें। वास्कुलर डिजीजेज होती हैं लोगों के अंदर, है ना। एक बीमारी बहुत कॉमन आजकल देखने को मिल रही है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिसको हम लोग पेरोनीज डिजीज़ के नाम से जानते हैं। पेरोनीज डिजीज़ जो है ये आजकल लोगों के अंदर, देखो यंग बच्चों के अंदर भी बहुत हो रहा है। पहले जो पेरोनीज डिजीज़ हुआ करता था वो आमतौर पे बाद में एडवांस्ड जो पर्सन हुआ करते थे, 45-50 साल के लोगों के जो एज के लोग हुआ करते थे उनके अंदर पेरोनीज डिजीज़ हुआ करता था। लेकिन आजकल ड्यू टू एक्सेसिव मास्टरबेशन, है ना, उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, पेरोनीज डिजीज़ आ रहे हैं। जब पेरोनीज डिजीज़ किसी के अंदर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब इरेक्शन होता है तो बहुत पेनफुल होता है, उसकी वजह से काफ़ी दर्द होता है लोगों के अंदर। तो फिर अगर जाहिर सी बात है इस प्रैक्टिस की वजह से इस इरेक्शन के नतीजे में आपको दर्द होने लगे तो जाहिर सी बात है इरेक्शन फिर नहीं होगा, है ना। आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि यार अभी अगर इरेक्शन हो गया तो मुझे बहुत दर्द होगा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर इरेक्शन होना बंद हो जाता है धीरे धीरे। तो ये एक अलग कोज है पेरोनीज डिजीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरोनीज डिजीज़ के लिए तो इतना अच्छा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है मॉडर्न साइंस में, बट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है पेरोनीज डिजीज़ का। इसका जो प्लेग होता है वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। आमतौर पे पेनाइल इम्प्लांटेशन का ऑप्शन दिया जाता है मॉडर्न साइंस में, बट हमारे यहाँ नॉर्मली ये जो प्लेग होता है ये भी डिज़ोल्व हो जाता है। जो कर्वेचर हो जाता है, जो बेंड हो जाता है, पेनिस आपका मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, वो भी आपका धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। तो पेरोनीज डिजीज़ के लिए भी आप यूनानी में कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। एक बहुत मेजर इशू है आजकल लोगों के अंदर, बहुत कॉमन है, जिसको टेस्टोस्टेरोन का लेवल का कम हो जाना कहते हैं हम लोग। आजकल ये पता नहीं क्या सिस्टम चल गया है लोगों के अंदर। जो भी पर्सन हमारे पास आता है हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फ़ौरन ही कंफर्म हो जाता है कि इसके टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कम हो गया है। समझ में नहीं आता किस तरीके से इतना ज़्यादा लोगों के अंदर ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना ज़्यादा कम हो रहा है। तो उनको जब हम सारी चीज़ें बताते हैं, अच्छा ज़्यादातर लोगों का लाइफ स्टाइल हमको ख़राब मिलता है। आजकल का पता नहीं माहौल क्या हो गया है, लोग कहाँ से कहाँ आते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही ये बात कि लोगों की समझ में नहीं आता है। जब उनको परेशानी होती है तब वो हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाते हैं। भैया हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको हमेशा मेंटेन रखना है ताकि परेशानी आपके अंदर आए ही नहीं ना। परेशानी आपके अंदर आ गई है तब आप हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं कि अब ये परेशानी मेरी ख़त्म हो जाए, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होती हैं ये बीमारियां। और दूसरी बात ये है कि अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल पहले से ही मेंटेन करके रखेंगे तो ये बीमारियां आपके अंदर आएंगे ही नहीं। तो फिर ये ज़्यादा बेहतर है ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये यूनानी का ही कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ यूनानी में प्रिकॉशंस, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कहते हैं इसको हमारे यहाँ। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो अगर आप इस तरह से परेशान हैं तो जो हमने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि किस तरीके से आपको इसका इलाज करना है, आप इसका इलाज को सही से फॉलो करेंगे, डायरेक्टली इरेक्शन के लिए मेडिसिन नहीं लेंगे, वरना आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो आ सकते हैं, आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और बहुत नुकसान हो सकता है आपको। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 4 मेजर सिम्टम्स, किस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको फील होता है, और फिर ये हमने बताया आपको कि क्या लोगों के अंदर गलतियां हैं, किस तरीके से इलाज को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, और इवन सही से इलाज दिया जाता है तो उसको कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी समझा बुझा करके उनका जब ट्रीटमेंट किया जाता है, 1-2 महीने जब वो ट्रीटमेंट सही से ले लेते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, हाँ अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में बहुत परेशान होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट बहुत परेशान करते हैं। अब परेशानी ये है कि सही से इलाज करिए लोगों का तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब की दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, और अगर सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज करिए तो लोगों को लगता है फ़ायदा तो बहुत हो रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास है कि हमें ट्रीटमेंट ऐसा देना है कि जिससे आप परमानेंटली ठीक हो जाएं, आपकी बीमारियां क्योर हो जाएं। इसके लिए ही हम कोशिश करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम नहीं देते हैं आप लोगों को, तो उसके लिए प्लीज़ आप परेशान ना होइए।
थोड़ा सब्र के साथ इलाज करिए, इंशाल्लाह ये बीमारियां आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगी और आप हमेशा के लिए सेहतमंद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होंगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अदर कॉजेज़ और क्या क्या हैं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।